हम्म, चलो ध्यान दो। इससे कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी ये सब डाले हुए थे शायद से, कुछ लोगों ने ट्राई करके देखा भी होगा। एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तुम लोगों को, क्वेश्चन जो भी दे रखे होंगे उन सबको ट्राई करके देखना, ठीक है। अब पहले से खुद से भी ट्राई करके देखना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ताकि फटाफट डिस्कशन कर पाए, ठीक है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं तो मजा भी आएगा तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखने में अच्छा लगेगा, हम लोग जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे फटाफट आराम से सॉल्व कर सकते होंगे। पहले से अगर पढ़ रखे होंगे तो डिस्कशन करना थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन वगैरह आराम से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था, वैसे जिसका क्वेश्चन है वही लोग आए वो रखा है। चलो। Under the specified condition, substrate X undergoes substitution and elimination reaction to give product A to D. A and B are stereoisomer but not enantiomer. C and D are enantiomer. ठीक है। A is not an isomer of C. Which of the following could be the starting material? तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों करा रहे हैं तो इस केस में हम लोगों को स्टीरियो आइसोमर में मिल रहा है, और लेकिन दोनों स्टीरियोइसोमर्स एक दूसरे के एनेंटियोमर्स नहीं है। दो पार्ट केवल एनेंटियोमर्स दे रखे हैं। चलो ठीक है, तो जैसे ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग जो सवाल सॉल्व कर रहे होंगे उस सवाल में हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से काम नहीं कर सकते। ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से काम कर ले। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे पहले वाले केस की बात करते हैं, पहले वाले केस में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में हम लोगों को ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, 5 मेंबर रिंग, जहाँ पे ब्रोमीन वाला पार्ट दे रखा, जो CH3 सॉलिड पे रहेगा तो सॉलिड पे रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन वाला पार्ट हटेगा क्योंकि H2O दे रखा, और H2 वाला पार्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 टाइप का रिएक्शन कराएगा। तो Br हट के वहीं पे हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। या फिर 5 मेंबर रिंग में CH3 सॉलिड पे, उसके अलावा जहाँ पे Br था वहां पे डैश वाले पार्ट पे हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी। तो जो पहला वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट ट्रांस स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला पार्ट सिस स्ट्रक्चर है। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर। तो एक चीज तो है, लिखा है पहले वाले केस में ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स, सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर रखा, ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन दोनों इनैंशियोमर नहीं है बट नॉट इनैंशियोमर। तो ठीक है, अगर स्टीरियो आइसोमर है तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर या डायस्टीरियो बोल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो ठीक है ए और बी वाले पार्ट के लिए। फिर उसके बाद सी एंड डी आर इनैंशियोमर्स ऐसा बोला। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो हम लोग बना चुके हैं, तो एक बार हम लोग इलिमिनेशन वाला पार्ट बना करके देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे जब इलिमिनेशन करेंगे तो Br वाला पार्ट हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उसके अलावा डबल बॉन्ड दो जगह पे जा सकता है। अगर डबल बॉन्ड दो जगह पे जाएगा तो ये कंसिडरेशन लिया जा सकता है, एक 5 मेंबर रिंग है जिस कार्बन के ऊपर CH3 एक सेकंड को, एक 5 मेंबर रिंग वाला पार्ट दे रखा, और जिस कार्बन के ऊपर CH3 है सॉलिड पे, उसके थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन दे रखा। थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन देने का मतलब है एक तो डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा डबल बॉन्ड और भी कंसिडर कर लेते हैं। एक काम करते साइड में ही कंसिडर कर लेते हैं इस चीज को। सॉलिड वाले पार्ट पे CH3 है, एक डबल बॉन्ड राइट साइड में बन सकता है। उसके अलावा सॉलिड वाले पार्ट पे CH3, एक डबल बॉन्ड ऊपर वाले पार्ट पे बन सकता था, क्योंकि हम लोग का जो रिएक्टेंट था वो ये दे रखा था, 5 मेंबर रिंग, सॉलिड पे CH3, और उसके अलावा सॉलिड वाले पार्ट पे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज वहीं के वहीं रहेगा। दो जगह पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे एक चीज बोल रहा कि अगर हम लोग ये दो पॉसिबिलिटी लेकर के चले तो हाँ ठीक है, सेकंड वाले केस को अगर कंसिडर करके चले तो जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें कोई भी कैरल सेंटर नहीं है। अगर कैरल सेंटर नहीं है मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा, जबकि जो पहला वाला पार्ट है इस पहले वाले पार्ट में एक कैरल सेंटर है। अगर एक कैरल सेंटर है तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन दो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कंसिडरेशन ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि CH3 वाला पार्ट सॉलिड के सॉलिड पे ही रहेगा, बगल वाले पार्ट में दो कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ ठीक है, इसमें दूसरा कोई ओरिएंटेशन नहीं बन पाएगा, यही रहने वाला है। लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट है इन दोनों में पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। अगर पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पोजिशनल आइसोमर बन गया।
अगर पोजिशनल आइसोमर है तो फिर हम लोग मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो कभी भी स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाले केस में CH3 सॉलिड दोनों डैश पे दे रखा है और ब्रोमीन वाला पार्ट दे रखा है, ऐसा कुछ कंसिडरेशन दे रखा है। 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग में एक कार्बन पे ब्रोमीन सॉलिड पे है CH3 डैश पे, और उसके थर्ड कार्बन वाले पार्ट पे CH3 वाला पार्ट डैश पे है। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में H2SN1 रिएक्शन करेगा। अगर SN1 करेगा तो एक प्रोडक्ट जहाँ Br है वहीं पे OH आएगा और दूसरा प्रोडक्ट जहाँ पे CH3 था वही रहेगा। दूसरे वाले केस में ब्रोमीन वाला पार्ट जहाँ था उसकी जगह पे डैश पे OH जाएगा और सॉलिड वाले पार्ट पे CH3 रहेगा। ऐसा कंसिडरेशन आराम से लेते हुए काम कर सकते हैं। तो ये दो जो प्रोडक्ट है वापस से सिस ट्रांस मतलब डायस्टेरियोमर मतलब इनैंशियोमर नहीं हो सकता, ये तो ठीक है। फिर जब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो एलिमिनेशन वाले पार्ट में ब्रोमीन हटेगा तो डबल बॉन्ड दो जगह पे बन सकता है, दोनों को ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं, ये दो जगह डबल बॉन्ड बन सकते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है CH3 वाला पार्ट डैश पे, जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। उसके अलावा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है, और पॉसिबिलिटी बस यही दोनों है। और इन दोनों में रिलेशन अगर निकाले तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, इसका मतलब वापस से पोजीशन आइसोमर, तो इनैंशियोमर वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन ऐसा कुछ दे रखा, ब्रोमीन वाला कार्बन और CH3 वाला पार्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको थोड़ा ओरिएंटेशन में चेंज कर लेते हैं। ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे दे रखा है शायद, हाँ ठीक है, ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे दे रखा, CH3 वाला पार्ट डैश पे, और नीचे में CH3 डैश पे दे रखा, ये प्रोडक्ट है अपना। तो पहले सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ब्रोमीन की जगह पे OH सॉलिड पे आएगा CH3 डैश पे, और उसके अलावा CH3 जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। जबकि दूसरे वाले केस में जो OH वाला पार्ट है वो डैश पे जाएगा, CH3 वाला पार्ट सॉलिड पे, और नीचे का CH3 पहले से ही डैश पे था। तो वापस से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब डायस्टेरियोमर बन के आ गया, इनैंशियोमर नहीं है। फिर जब हम लोग एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड दो जगह पे बनना चाहिए, जिसको मार्क करके दिखा रहे हैं, दो जगह पे पाई बॉन्ड आराम से बन सकता है। तो अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड इधर बनेगा डैश पे CH3, दूसरी पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड वाला पार्ट लेफ्ट साइड में बनेगा डैश पे CH3। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, इसका मतलब आपस में इनैंशियोमर भी होना चाहिए। तो इस केस में A और B तो ये दोनों निकल के आ गया, उसके अलावा C और D वाला पार्ट ये दोनों निकल के आ गया, क्योंकि C एंड D इनैंशियोमर्स दे रखे थे। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो थर्ड वाला पार्ट होना चाहिए, ये सब बोल सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे तो इस केस में Br अगर हटेगा तो उस केस में यहाँ पे OH आएगा, और OH आएगा तो सॉलिड और डैश दोनों पे जा सकता है। इसका मतलब एक कैरल सेंटर है तो R+S दोनों बनेगा, जबकि दूसरे वाले साइड में कोई कैरल सेंटर नहीं है, दोनों CH3 है। तो अगर पूरे कंपाउंड में एक ही कैरल सेंटर है तो केवल R+S बनेगा। अगर केवल R+S बना मतलब इनैंशियोमर बनेगा ही बनेगा। तो चौथा ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया, ऑप्शन थर्ड वाला पार्ट अपना आंसर निकल के आना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह सब लोग पढ़ रखा होगा, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया करेंगे। क्वेश्चंस का अपना ध्यान रखना तुम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, यार किसका डाउट है और इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 5-6 क्वेश्चन डाला हुआ है, किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना कि एक एक क्वेश्चन डाला करो, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कैसे हो। कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? लिखे तो थे, सारा सर्कल किया हुआ डाउट है। हम लोग उधर चैट नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं कि ये सब क्वेश्चंस, ये इसका ये आंसर, इसका ये सर आंसर है। 92 क्वेश्चन रीड करके 92 डालना। 93 95 92 93 तो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है। हाँ 92 93 95 ध्यान रखता भी नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन में एक ही ठीक पार्ट को डालना, ठीक है? चलो ध्यान दो। एन एक्वस सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, दिख रहा होगा सबको सवाल। एन एक्वस सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज 0.1 मोलर with respect to ammonium chloride NH4Cl
and 0.01 molar with respect to NH4OH, the pH of the solution. तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है बफर सॉल्यूशन वाले पार्ट का, क्योंकि हम लोग के पास सवाल में ऐसा दे रखा है अमोनियम क्लोराइड वाला पार्ट। अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl दे रखा है। एक सेकंड रुको थोड़ा, हम लोग के पास सवाल में NH4Cl दे रखा है यहाँ पे, NH4Cl, और दूसरा NH4OH दे रखा है। तो वीक बेस है प्लस वीक बेस का कंजुगेट एसिड वाला पार्ट दे रखा। तो अगर वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड है, इसका मतलब बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। और अगर बफर सॉल्यूशन बना तो बफर सॉल्यूशन में पहले तो देख लो एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। तो अगर वीक बेस है इसका मतलब बेसिक बफर है। और बेसिक बफर वाले पार्ट को अगर हम लोग पीएच के लिए कंसिडर करें तो बेसिक बफर वाले पार्ट का पीएच नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग पीओएच कैलकुलेट करते हैं। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन, मतलब कंजुगेट एसिड वाले पार्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई बेस का कंसंट्रेशन लेके चल सकते हैं। तो इस केस में 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड है और 0.01 मोलर NH4OH दे रखा। तो इस केस में पीके भी सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 5 के बराबर। तो यहाँ से POH इज इक्वल टू पीकेबी वाला पार्ट 5 के बराबर दे रखा प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। अगर लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड कंसिडर करना शुरू करें हम लोग तो लॉग ऑफ सॉल्ट दे रखा तो 0.1, एसिड वाला पार्ट या बेस वाला पार्ट 0.01 के बराबर। तो यहाँ से देख के मालूम पड़ रहा है 10 आएगा, लॉग 10 का मतलब 1 हो गया। पीओएच इज इक्वल टू 6 वैल्यू होना चाहिए। पीओएच इज इक्वल टू, सॉरी पीएच निकालने बोला है ना सवाल में, तो पीएच निकालने बोला है। पीओएच इज इक्वल टू 6 है तो पीएच कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पीएच वाला पार्ट आराम से 8 के बराबर ले सकते हैं। 92, 93, 95, ओके 93 देखते हैं। Which of the following will decrease with dilution at a given temperature? Which of the following will decrease dilution at a given temperature? तो अगर हम लोग पहला केस लेके चले pH of 10 to the power -3 molar acetic acid solution, तो पहले वाले केस में एसिटिक एसिड अगर लेके चलेंगे डाइल्यूशन कराएंगे तो उस केस में जो डिसोसिएशन है वो तो बढ़ेगा बट पीएच ओवरऑल घटते ही चला जाता है। सॉरी, जो H+ कंसंट्रेशन वो घटते चला जाता है। अगर H+ कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच वाला पार्ट बढ़ेगा। यहाँ पे डिक्रीज पूछा है तो ये ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता। pH of 10 to the power -3 molar aniline solution, ये ठीक दिख रहा है क्योंकि बेस है। तो बेस वाले केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, इसका मतलब जो POH वाला पार्ट है ये घटता जाएगा। और अगर POH वाला पार्ट घट रहा है, सॉरी POH वाला पार्ट बढ़ेगा कि घटेगा, POH बेसिक सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग का वैल्यू नीचे डिक्रीज होता चला जा रहा है। हाँ ठीक है, जो POH वाला पार्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा। OH माइनस अगर घट रहा है कंसंट्रेशन में तो उस केस में POH वाला पार्ट इंक्रीज करता जाएगा। और अगर POH इंक्रीज करता जाएगा तो pH वाला पार्ट घटता चला जाएगा। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे सॉल्यूशन में OH माइनस घटेगा pH वाला पार्ट 14 से घटना शुरू करेगा, 7 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा होगा। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो उस केस में या डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता ही करता है। तो सवाल में डिक्रीज पूछा है, जो अपना आंसर नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, 0.1 molar formic acid solution is titrated against 0.1 molar NaOH solution. What would be the difference in pH between 1/5 and 4/5 stage of neutralization? यार सवाल वैसे पता ये आसान है, बनने लायक सवाल है। तुम लोग इस तरह का सवाल क्लास में बताया है। अगर फॉर्मिक एसिड है तो वीक एसिड है और NaOH वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों में रिएक्शन होगा ही होगा। जब भी एक एसिड दिया एक बेस दिया तो सीधा रिएक्शन कराओ। तो अगर हम लोग दोनों में रिएक्शन कराएंगे, मान के चलते हैं, तो उस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का SCOH वाला पार्ट अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में NaSCOO के बराबर वैल्यू बनाएगा। तो इस केस में अगर दोनों का रिएक्शन हुआ तो हम लोग को एक सॉल्ट मिल रहा है, बेसिकली कंजुगेट बेस मिल रहा है। तो जब रिएक्शन होगा
तो रिएक्शन वाले पार्ट में अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तब तो उस केस में मतलब जैसे टाइट्रेशन है मतलब रिएक्शन है, अगर टाइट्रेशन हुआ मतलब कंप्लीट रिएक्शन अगर कर दिया हम लोग तो कंप्लीट टाइट्रेशन के टाइम पे केवल सॉल्ट बचेगा। अगर केवल सॉल्ट बचता तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस लेके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है 1/5 रिएक्शन एंड 4/5 रिएक्शन। जो सवाल वाले पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन ना देके 1/5 एंड 4/5 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1/5 रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे दोनों का 0.1 मोलर दे रखा है, तो अगर दोनों का 0.1 मोलर दे रखा है तो हम लोग फिर वॉल्यूम के हिसाब से काम करते हुए चलेंगे। मान लो अगर हम लोग का 1 लीटर सॉल्यूशन देता, मान के चलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन देता, तो फॉर्मिक एसिड के 1 लीटर से और 0.1 मोल से टाइट्रेशन करने के लिए हम लोगों को NaOH का भी 1 लीटर 1 मोलर 0.1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस करता है। तो अगर फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.1 के बराबर दे रखा और NaOH का भी कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर दे रखा, तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। जब H प्लस का नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस का नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा तब हम लोग टाइट्रेशन कंप्लीट कंसिडर करते हैं। तो 1/5 टाइट्रेशन का मतलब ये होगा कि जब H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स का 1/5 OH माइनस का नंबर ऑफ मोल हो जाए। तो जैसे मान लो अगर ऐसा लेके चलते हैं कि हम लोग पहले वाले कंसंट्रेशन 0.1 लेके चल रहे हैं, दूसरे वाले का भी कंसंट्रेशन 0.1 लेके चल रहा है, पहले का 1 लीटर वॉल्यूम लेके चल रहा है, तो 1/5 वाले पार्ट के रिएक्शन होने का मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते थे कि हम लोग जो SCOH वाला पार्ट है इसका तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो 0.1 के बराबर है, इसका 1/5 पार्ट चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हम लोग 200 ml वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। 200 ml का मतलब 0.2 लीटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब 0.2 लीटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका मतलब हम लोग का जो वैल्यू है वो 0.02 के बराबर निकल के आएगा, जो हम लोग का 1/5 रिएक्शन के लिए बोला है। फिर जब हम लोग 4/5 रिएक्शन की बात करेंगे तो 4/5 वाले पार्ट के लिए हम लोग को OH माइनस वाला पार्ट 0.08 के बराबर का चाहिए होगा। ये हम लोग कंसिडरेशन लेकर के आराम से चल सकते हैं। तो पहले वाले केस में जब रिएक्शन होगा तो OH माइनस लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर OH माइनस लिमिटिंग रिएजेंट है तो कंप्लीटली खत्म होगा, तो फिर रिएक्टेंट वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब HCl फॉर्मिक एसिड बच जाएगा 0.08 के बराबर, और जो सॉल्ट बना सोडियम फॉर्मेट ये बन जाएगा 0.02 के बराबर। जब हम लोग 4/5 वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग का अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है, कम्प्लीटली खत्म होगा, इस पर 0.02 फॉर्मिक एसिड बचेगा और 0.08 सोडियम फॉर्मेट वाला पार्ट आराम से निकल के आ जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है अपने पास, फॉर्मिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है फाइनल मिक्सचर में, तो उसके अलावा उसका सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर फाइनल मिक्सचर में वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट है, इसका मतलब हम लोग आराम से बफर सॉल्यूशन वाले पार्ट की बात कर सकते हैं यहाँ वाले केस में। लास्ट वाले केस में भी फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट, इसका मतलब वापस से बफर सॉल्यूशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, तो दोनों में बफर बन रहा। और सवाल में बोला है what would be the difference in pH between 1/5 and 4/5 of neutralization। तो सवाल में pH निकालने नहीं बोला, डिफरेंस निकालने बोला है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इस केस में अगर pH निकाले तो pH इज इक्वल टू pH1 कर देते हैं, फिर P1 कर देते हैं इसको, ठीक है। P1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट कितना है तो 0.02 डिवाइडेड बाई एसिड वाला पार्ट कितना बच गया तो 0.08 के बराबर। दूसरे वाले केस में pH वाला पार्ट P2 अगर लेके चले तो pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट वाला पार्ट इस पर 0.08 के बराबर है और एसिड वाला जो पार्ट है वो 0.02 के बराबर है। P1 माइनस P2 निकालना है, तो मेरे हिसाब से सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन वाले पार्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 92, 93, 95 यही सवाल था ना, ठीक है। उसके आगे वाले में कौन कौन से सवाल में डाउट है बताओ, इस वाले पेज में कौन कौन से सवाल में डाउट है। So 101 and 103.
101 एंड 103, एक सेकंड जो 101 है कौन सा? अच्छा, सबसे ऊपर वाला। 1 liter solution is prepared by mixing 61 gram benzoic acid with 72 gram of sodium benzoate. Then 30 ml H1 molar HBr was added. The pH of the final solution. वैसे तो बनने लायक सवाल है, तो उनको शायद से बफर वाले पार्ट में दिक्कत हो रहा है, देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। बस हम हिंट दे रहे, एक बार ट्राई करके देखना। 1 liter solution is prepared by mixing benzoic acid, मतलब वीक एसिड है, प्लस उसके अलावा दे रखा 72 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट। इसका मतलब उसका सॉल्ट दे रखा, मतलब कंजुगेट बेस वाला पार्ट दे रखा होगा। तो अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, इसका मतलब हम लोग आराम से एसिडिक बफर वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट में तो एसिडिक बफर होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें एक काम किया जा सकता है, जैसे अगर एसिडिक बफर है तो हम लोग वहां से, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल सा सवाल है, तो ठीक है बता ही देते हैं। सोडियम बेंजोएट वाला पार्ट है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड PHCOH, और PHCOH वाला पार्ट जब डिसोसिएट करेगा तो आराम से डिसोसिएट करके PHCO माइनस बनाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ अलग से लिख देते हैं। PHCOH वाला पार्ट जब डिसोसिएट करेगा तो PHCO माइनस बनाएगा और साथ ही साथ H प्लस बनाएगा। तो पहले वाले केस में तो ऐसा दिया कि इसका अमाउंट दे रखा है, दूसरे वाले पार्ट का अमाउंट दे रखा है। तो जब दोनों का अमाउंट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का हम लोग अमाउंट निकाल के इक्विलिब्रियम वाले पार्ट के लिए लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम में मोटा मोटी दोनों एक ही जैसा रहेगा, नहीं भी रहेगा तो उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में के या के बी वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए सवाल, अदरवाइज सवाल बहुत ज्यादा लेंथी टाइप का सवाल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले केस में ऐसा बोला कि अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में, मतलब ये जो हम लोग का रिएक्शन दे रखा, इसमें हम लोग बाहर से HBr डालते हैं, तो जो HBr वाला पार्ट है ये आराम से Br माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होगा। तो H प्लस में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट निकल के आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम कर लेना, कंसंट्रेशन के टर्म में काम मत करना। पहले वाले केस में इसका नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स और तीसरे वाले पार्ट का मतलब H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के काम करना। फिर जब हम लोग HBr को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा इसको ऊपर वाले पार्ट में एड अप करना, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो वहां से पीएच वाले पार्ट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। वैसे एक चीज है कि पहला वाला पार्ट बफर सॉल्यूशन है, तो पहले वाले में जो पीएच आएगा जब हम लोग बाहर से एसिड ऐड करेंगे तो भी नियर अबाउट पीएच उतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा पीएच डिक्रीज करेगा बाहर से एसिड ऐड करने पे, जब एसिड ऐड करते हैं तो पीएच घटता है, मतलब जब H प्लस बढ़ता है तो पीएच घटता है। तो बफर में पीएच के चेंज को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब पहले वाले पार्ट में जो पीएच आना चाहिए जब हम लोग HBr ऐड करेंगे तो भी पीएच घटेगा, लेकिन स्लाइटली घटेगा। तो आइदर सेम पीएच रख लेना या फिर देख लेना उसके अगर जस्ट नियर अबाउट कोई आंसर है तो हम लोग उसके हिसाब से काम करते हुए कंसिडरेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बहुत रिगोरस टाइप का ऑप्शन दे रखा कुछ, तो उस केस में फिर H प्लस के नंबर ऑफ मूव्स निकाल के बैकवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करके के ए वाले पार्ट से इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को, मतलब PHCO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई PHCOH, इस इक्वेशन वाले पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन में H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बाकी बचे हुए पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं पीएच के लिए। इसको हम सॉल्व करके नहीं बता रहे, बफर का ही सवाल ये भी। 101 and 103, the pH of the resultant solution of 20 molar of 0.1 molar H3PO4 and 20 molar, sorry 20 ml of 0.1 molar Na3PO4। ये भी सवाल हम शायद कराए थे, रिसेंटली ही कराए थे जहां तक हमको ध्यान है। चलो ध्यान दो, सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग H3PO4 लेके चल रहे हैं और Na3PO4 लेके चल रहे हैं। तो जब तक कंजुगेट पेयर्स नहीं होते हैं तब तक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होता ही होता है, अगर कोई एक पार्ट एसिड है और एक पार्ट अगर बेस है तो पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स नहीं है। तो इस केस में यहाँ से H2PO
4 माइनस बनेगा और साथ ही साथ HPO4 2 माइनस बनेगा। दोनों के केस में जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो 20 ml 0.1 मोलर, दूसरे वाले पार्ट में भी 20 ml 0.1 मोलर दे रखा है। जिंदगी अपना आसान कर रखा है। दोनों में 20 ml 0.1 मोलर दे रखा है। तो 20 ml 0.1 मोलर, इसका मतलब 2 मिलीमोल्स, दूसरे वाले में भी 2 मिलीमोल्स। कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों इक्वली खत्म होगा। 2 मिलीमोल्स और 2 मिलीमोल्स बचेगा। फाइनल मिक्सचर में क्या है, उस केस में एक वीक एसिड है प्लस उसका कंजुगेट बेस है। अगर वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस है, इसका मतलब बफर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और अगर बफर है तो pH इज इक्वल टू pKa कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो इस बार जो pKa है तो हम लोग H2PO4 माइनस का लेके चलेंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट मतलब कंजुगेट बेस वाले पार्ट का कंसंट्रेशन बाई एसिड, दोनों बराबर नंबर ऑफ मोल्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, log 1 इज इक्वल टू 0। और pK ऑफ H2PO4 माइनस, तो जो ऑप्शंस हैं, अच्छा इसमें pK1 pK2 दे रखा, इतना तो सब लोग आइडिया है ही तुम लोगों को कि जब हम लोग H2PO4 का pK बोलते हैं या pK1 बोलते हैं, तो इस चीज को हम लोग आराम से pK2 ऑफ S3PO4 बोल सकते हैं। तो यही अपना आंसर होना चाहिए, pK2 ऑफ S3PO4 जो ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले में क्या क्या डाउट है भैया बताइए। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, जिसका डाउट होगा बाद में देख लेगा। ये नीचे किसका डाउट है, ढंग का सवाल दिख रहा है थोड़ा साफ सुथरा, किसका डाउट है ये? स्टैंडर्ड निशा का है, तो निशा तो गायब है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों से सवाल बन गया, फिर कितने लोगों को डाउट है तुम में से, 5 लोगों में से कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में? सवाल अच्छा है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ट्राई करते रहा करो भाई। तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे तुम लोग अभी 11th क्लास में गया है कि करके टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ लोगों का डाउट केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है, कुछ लोगों का केवल फिजिकल में एक ही टॉपिक का आ रहा है। ऐसे पढ़ाई कर रहा है क्या तुम लोग अभी लास्ट के रिवीजन के टाइम? बाकी टॉपिक नहीं पढ़ना होता है क्या? मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, जैसे एक बुक पकड़ के बैठ जाएंगे उसको सॉल्व करते रहेंगे, तो ये तो 11th 12th में किया जाता है, जब 2 साल पढ़ाई करते तब किया जाता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है। तुम लोग रिवीजन करने का तरीका बहुत गलत होता है। मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ताकि अलग अलग डायमेंशन में जब क्वेश्चन है तो भी दिमाग चले। तुम लोग एक टॉपिक पकड़ता है, अब उसी में लगा रहता है, तुम्हारा दिमाग भी उसी के हिसाब से काम करता है हमेशा। फिर जैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन आता है सब लोग चुप बैठ जाते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। अपना तरीका चेंज करो पढ़ाई करने का। तुम लोग एग्जाम अप्रोच करने का या फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का तरीका ही बेकार है। तुम लोग रिवीजन करने का तरीका बेकार है। 10th क्लास का जब रिवीजन करते तो क्या एक एक टॉपिक बैठ के पढ़ते रहते थे क्या? हम देख रहे उधर शायद से एक लाइन से केवल आयनिक इक्विलिब्रियम का डाउट आ रखा है, मतलब केवल आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कोई और टॉपिक सॉल्व ही नहीं किया है। अरे ऐसा थोड़ी कि आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे तो हम 10 दिन लगातार आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे, तो भारी टॉपिक है। 10 दिन देने का कोई मतलब नहीं इस चीज में। बाकी टॉपिक्स भी तो करना होगा। कुछ लोग हम देख रहे हैं सवाल में जब हम सिलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन का सवाल, तो केवल एल्डिहाइड कीटोन का सवाल दे रखा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का सवाल है, इसके नीचे वाला पार्ट भी एल्डिहाइड कीटोन का सवाल है। तो जिसका एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड ही कीटोन में लगा पड़ा है। तब तो हो गया तुम लोगों का 2 महीने में, नहीं तुम लोगों को इतना मौका मिला है तो भी तुम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में। तुम लोगों का तरीका बहुत गलत है रिवीजन करने का। मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, तुम लोग एक एक प्रैक्टिस कर रहा है टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज पहले पूरा कर लेंगे, फिर जब 2 महीने में लास्ट टॉपिक पे जाएंगे तो मालूम पड़ा पहले टॉपिक फिर से भूल गए। तुम लोग इतने बार बोला है कि ऑनलाइन जाकर प्रैक्टिस करो, इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट बना करके डाल रखे हो, अगर इतने सारे मिसलेनियस प्रैक्टिस टेस्ट डाल रखे, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता है, कोई नहीं प्रैक्टिस करता है, केवल बुक में लगे पड़े हैं। अब एग्जाम तुम लोग को ऑनलाइन देना है, बुक छोड़ो, टाइम गया, 2 साल था बुक के लिए टाइम। जनवरी के मेंस के बाद था टाइम तुम्हारे यूनिवर्सिटी को सॉल्व करने के लिए और रेमिस्ट्रान को सॉल्व करने के लिए। अब थोड़े ना टाइम बचा है उस चीज के लिए। मिसलेनियस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सॉल्व ही नहीं करे, चैप्टर वाइज चलता जाएगा, पर डे एक चैप्टर वाइज करते जाओ। बट मिसलेनियस का किसी का डाउट ही नहीं आता, बस एक टॉपिक का सवाल पूछ करके छोड़ देता है। पता नहीं तुम लोग कैसे रिवीजन कर रहा है। और जो क्वेश्चन ग्रुप में आता है उसको ट्राई भी नहीं करते हैं लोग। सबसे अजीब चीज ये है, अगर ऑर्गेनिक हम सॉल्व करें तो हम केवल ऑर्गेनिक ट्राई करेंगे,
दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, तब तो तुम्हारा फिर रिवीजन हो गया। 2 महीने भी तुम्हारे लिए बहुत कम है, 2 साल कम है तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से शायद। चलो, जिसका डाउट नहीं है तो उसको डिस्कशन तो क्या ही करें, छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे, या फिर बता ही देते हैं फटाफट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट डी बाई डी वी। क्योंकि तुम लोग में से कोई भी सवाल ट्राई नहीं किया तो हम ही को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, फटाफट देख ही लेते हैं। चलो ध्यान दो। सवाल में दे रखा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट डी नॉट बाई डी टी फॉर अ सेल एंड 2V इज होना चाहिए इज 2V, मतलब 2 वोल्ट एंड -5 इंटू 10⁻⁴। तो ठीक है, सेल पोटेंशियल दे रखा और उसके अलावा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला पार्ट दे रखा है DE बाई डी। फिर उसके बाद पूछा है एट 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली द सेल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, सामने जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एक काम कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, डी बाई डी टी निकालना है ना, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, इतना तो हम लोग को बचपन से मालूम होता है। तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चलें उस फॉर्मूले वाले पार्ट के हिसाब से कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन एन एफ निकल के आएगा माइनस साइन के साथ, और हम लोग को डेल्टा टी करना है। तो डेल्टा टी में, और सवाल में हम लोगों को डेल्टा एच भी निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस साइन को तो बाहर ही छोड़ देते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो ठीक है, ऐसा कर देते हैं, इसको सेपरेट ही कर देते हैं। डेल्टा एच वाले पार्ट के अलावा माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ, और माइनस टी डेल्टा एस वाले पार्ट को अपॉन एन एफ के फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो इससे एक चीज हो जाएगा कि हम लोगों का टी वाले पार्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम लोग डी नॉट बाई डी टी करते हैं तो टेम्परेचर के साथ हम लोग मान के चलते कि डेल्टा एच पे फर्क नहीं पड़ता है। आइडियल सिचुएशन में फर्क मान के चलते हैं कि नहीं पड़ता, नॉर्मली फर्क पड़ता है। तो इस केस में ये जो पार्ट है, पहला पार्ट, ये तो कांस्टेंट है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये अपने काम का निकल के नहीं आना चाहिए। दूसरा वाले पार्ट में टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा, तो अगर टेम्परेचर दे रखा है तो यहाँ से वैल्यू होना चाहिए डेल्टा एस अपॉन एन एफ। शायद ऐसा होता भी, हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं था, बट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एस अपॉन एन एफ के बराबर होता है। खैर उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक तो ये चीज निकल के आ गया, डेल्टा ई नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ। तो डेल्टा एस अपॉन एन एफ इज इक्वल टू, सवाल में दे रखा है -5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। तो -5 इंटू 10⁻⁴ दे रखा, और सवाल में अगर हम लोग एन एफ निकालें तो एन वाला पार्ट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर है, इसका मतलब एन वाला पार्ट 2 के बराबर ले सकते हैं। और जो एफ वाला पार्ट है 96500, तो यहाँ से डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 इंटू -5 इंटू 10⁻⁴। ये तो डेल्टा एस निकल के आ गया। और हम लोगों को डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सवाल में निकालने बोला है हम लोगों को डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नहीं बता रहे ज्यादा कुछ। सवाल में यहाँ से डेल्टा एस वाला पार्ट तो निकल के आ ही गया, फिर उसके अलावा डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी वाला पार्ट हम लोग माइनस एन एफ ई वाले पार्ट से निकाल सकते हैं। अगर माइनस एन एफ ई से निकल के आ जाएगा, हाँ तो ठीक है, उसका डेल्टा एच निकालना है। टेम्परेचर का वैल्यू सवाल में दे रखा 300 केल्विन के बराबर, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके खुद से देख लेना। डेल्टा एच इज इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी मतलब माइनस एन एफ ई, ई नॉट का वैल्यू सवाल में 2 वोल्ट के बराबर दे रखा। उसके अलावा प्लस टी डेल्टा एस मतलब 300 इंटू डेल्टा एस वाला पार्ट ऊपर जस्ट कैलकुलेट किया था, 2 इंटू 96500
इंटू -5 × 10⁻⁴। तो यहाँ से NaP वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो, आगे का पार्ट कैलकुलेट कर लो, मेरे हिसाब से सवाल बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर से बाकी डाउट पूछ लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोब्रोमिनेशन इन द गिवन कंपाउंड विद Br2 एंड Fe। Br2 एंड Fe के साथ मोनोब्रोमिनेशन दे रखा, ठीक ठीक सवाल लिखा है। ठीक है, पहला तो इस तरह का सवाल क्लास में करा रखे हैं। नाइट्रोजन वाला पार्ट का लोन पेयर दूसरे वाले रिंग में ऑपरेट कर रहा है, वहां पे उसका प्लस एम ऑपरेट कर रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में अनसैचुरेशन है, मतलब सेकंड वाले रिंग में माइनस एम वाला पार्ट ऑपरेट कर रहा है। तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब पहले वाले रिंग पे रिएक्शन आराम से फिजिबल होगा। तो प्लस एम वाला पार्ट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और अपना ऑर्थो पोजीशन जो ब्लू कार्बन मार्क कर रहे हैं केवल ये 3 पोजीशन और एक पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, एक ही ऑप्शन बच गया पैरा पोजीशन वाला पार्ट। पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल सवाल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का सवाल है, चलो ध्यान दो, जूम कर लेते हैं सवाल। चलो भाई ध्यान दो, सवाल में बोला है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। पहले में 6 मेंबर रिंग, दूसरे में 5 मेंबर रिंग, तीसरे में 5 मेंबर रिंग, चौथे में 5 मेंबर रिंग बना रखा है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, मतलब इंट्रामोलिकुलर टाइप का कुछ रिएक्शन तो दे रखा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो सवाल जो है उसको साइड में एक्सप्लेन करते हैं। सवाल दे रखा 6 मेंबर रिंग में ऊपर साइक्लोहेक्सेन है, और उसके बाद ईस्टर वाला लिंकेज, और नीचे वाले पार्ट में मिथाइल मिथाइल, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है। एक 6 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग में पहले साइक्लो प्रोपेन दे रखा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके अलावा 2 ऑक्सीजन है दोनों पे, और दोनों से एक मिथाइल ग्रुप दे रखा, और इसका हाइड्रोलिसिस कराने बोला है। तो अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। चलो सबसे पहला पार्ट, जो हम लोग ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे H+ का एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H+ का एडिशन करेंगे तो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं, 3 मेंबर रिंग वैसे ही रह गया, इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर H का एडिशन, मिथाइल वाला ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब H+ का एडिशन होगा तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके आराम से हटा सकते हैं। एक चीज तो दिख रहा है कि बॉन्ड तो दोनों तरफ से ब्रेक होगा, जो ये ब्लू वाला पार्ट है मिथाइल का, ये पूरा यूनिट दोनों तरफ से डिसोसिएट होगा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का सवाल है। खैर आगे देखते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से हटेगा तो उस केस में अगला स्ट्रक्चर कुछ ये निकल के आना चाहिए। मिथाइल वाला पार्ट तो अलग हो गया, उसके अलावा OH वाला पार्ट है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक 3 मेंबर रिंग वाले पार्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो हम लोग को बनाना है प्रोडक्ट में 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, और उसमें भी ऑक्सीजन इंक्लूडेड है। पहले वाले केस में ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, थर्ड वाले केस में ऑक्सीजन, चौथे वाले केस में तो ऑक्सीजन गायब ही कर दिया। ऑक्सीजन गायब होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो भी एटलीस्ट OH तो आना चाहिए ना, ऑक्सीजन तो गायब नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आंसर तो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। खैर आगे आते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा, हाँ ठीक है, एक और चीज होगा, जब यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे हम लोग OH वाले पार्ट को ऐड कर सकते हैं, तो OH यहीं पे ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद और क्या हो सकता है भाई, 5 मेंबर रिंग कैसे बनेगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट दूसरे पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके हटाएगा तो 1 2 3 4 ना, नहीं बन सकता। और ऑक्सीजन वाला पार्ट 3 मेंबर रिंग के रिंग को अगर ब्रेक करता है तो 1 2 3 4 5, हाँ हो सकता है। चलो ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान दो। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आराम से
3 मेंबर रिंग को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके आराम से बगल वाले कार्बन के ऊपर डाल सकता है। तो इससे ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को उधर कोऑर्डिनेट कराएंगे तो अपना अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो रिंग वाला पार्ट है लेफ्ट साइड में वो तो वैसा ही रहेगा, इसमें डिस्टेंस अभी के लिए छोड़ के चलते हैं। उसके अलावा यहाँ जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसको थोड़ा घुमा देते हैं ओरिएंटेशन में ताकि अपने लिए अच्छा रहे। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अपना जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो नीचे के डायरेक्शन में चला गया, तो सबसे राइट साइड वाला। और जो दूसरा ऑक्सीजन एक था जिसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने के लिए ऊपर डाले थे, कि ऑक्सीजन अगर ऊपर गया तो ऑक्सीजन वाला पार्ट पहला एटम, कार्बन वाला पार्ट दूसरा एटम, फिर उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग हटाए थे, उसको जूम कर देते थोड़ा, ठीक है, ढंग से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रुक जाए एक बार, इस स्टेप को ढंग से देख लेना एक बार, शायद ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन के ऊपर डाले, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन वाला पार्ट पहला एटम, ये कार्बन दूसरा एटम, उसके आगे तीसरा एटम, चौथा एटम, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट को मिला के पांचवा एटम बना सकते हैं। हाँ ठीक है, बनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मेंबर रिंग का एक फॉर्मेशन होना चाहिए विद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो आराम से हट जाएगा क्योंकि हम लोग 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज डाल रखे हैं, उस पर H प्लस का एडिशन पॉसिबल है। तो नेगेटिव चार्ज को तो हटा दिया, फिर उसके बाद वापस एनालिसिस किया तो यहाँ H प्लस ऐड होगा, ये हटा करके यहाँ OH ऐड कर दो। तो उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास एक तो 5 मेंबर रिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग ईथर टाइप का लिंकेज, और उससे अटैच्ड कार्बन वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ वाले पार्ट पे OH वाला पार्ट, प्लस ये भी एक प्रोडक्ट बनना चाहिए एसीटोन। तो इस केस में 5 मेंबर रिंग पहला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी छोड़ दिया था, इसको भी रहने दो। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो 5 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ईस्टर लिंकेज है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 5 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ईस्टर लिंकेज है और डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यही अपना आंसर होना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन भी सिमिलर टाइप का बनाने का कोशिश किया है, लेकिन जो COH है उस चीज को जस्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच कार्बन के ऊपर नहीं डाला, कहीं और डाल के छोड़ दिया है। तो ये केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा सवाल दे रखा था मैग्नीशियम से रिलेटेड, बट इतना भारी सवाल मेरे हिसाब से जेई एडवांस भी नहीं पूछेगा, कुछ ज्यादा ही भारी सवाल है। प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऊपर OH सवाल में ऐसा बोला, इस कंपाउंड को दिस कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय, ओके, तो इसमें ऑक्सीडेशन कराने बोला है। अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो हम लोग क्या करें भाई, Me होल्ड ट्वाइस CO, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा, इसका क्या फायदा है। अरे डायग्राम पे लिखा नहीं रहा है भाई। हेलो भाई, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। यार शायद हैंग कर गया, एक सेकंड रुक जाओ, रीस्टार्ट करने दो। चार्ज है भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। शायद पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है।
पेंसिल तो चार्ज दिखा रहा था यार, ऐसा क्यों हो रहा है? 37% चार्ज दिखा ही रहा है। पेंसिल वर्क नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ओके, चलो ध्यान दो। सवाल में बोला है हम लोगों को कन्वर्जन कराना है पहले वाले कंपाउंड को दूसरे में। तो एक चीज दिख रहा कि एक जगह ऑक्सीडेशन है अल्कोहल वाले पार्ट का, बट अगर चलो ठीक है ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पहले वाले केस में हम लोग एसीटोन के साथ OH वाले पार्ट का एडिशन करा रहे हैं। अगर एसीटोन के साथ OH वाले पार्ट का एडिशन कराएंगे तो हम लोग का, हाँ भाई अच्छा सवाल है। शायद याद होगा तुम लोगों को कि हम लोग जब एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल वाले पार्ट का, तो उस केस में मास्किंग डीमास्किंग वाला केस निकल के आता है। तो पहला वाला पार्ट तो मास्किंग का केस निकल के आ गया। तो अगर मास्किंग कराएंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में मास्किंग कराना ज्यादा आसान काम होगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में ऐसा स्ट्रक्चर आराम से निकल के हाई मेंबर रिंग के फॉर्म में आ सकता है। तो अच्छा सवाल है ये। पहले मास्किंग कराया, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्योंकि सेकंड पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मास्किंग के बाद डीमास्किंग का ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो वैसे ही हटा दो। दूसरे ऑप्शन में मास्किंग कराया, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराया, तो ठीक है मास्किंग कराए। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में नीचे वाला पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और ऊपर वाले पार्ट में हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही रहेगा। फिर जब डीमास्किंग कराएंगे, तो जो डीमास्किंग कराएंगे तो ऑक्सीजन पे H ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन पे H ये बॉन्ड ब्रेक करो, आराम से ये बन जाएगा। तो पहला पार्ट मास्किंग, दूसरा पार्ट डीमास्किंग, सॉरी ऑक्सीडेशन, तीसरा पार्ट डीमास्किंग, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। बढ़िया सवाल था ये। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को जब ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर तो एक तो फोटो ढंग से खींचा करो, सब ऐसे कैसे खींच लेता है फोटो, हमको समझ ही नहीं आता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में किसका डाउट है? 12 मेरा सर आयुष। ये क्लास नोट्स का नोट कराया हुआ क्वेश्चन है। क्लास नोट्स में ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पार्ट एसिडिक मीडियम दे रखा है। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले हम लोग ईस्टर वाले पार्ट में, सॉरी इपॉक्साइड वाले पार्ट में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर H+ का एडिशन करते हैं। तो इसमें जब H+ का एडिशन करेंगे तो हम लोगों का एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल को हम लोग उस कार्बन पे डालते हैं जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग H2O को आराम से इसी कार्बन के ऊपर डालेंगे जहाँ पे पीएच और CH3 है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर है यहाँ पे। बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जो हम लोग का H2O है वो सॉलिड की तरफ से ऐड हो सकता है, वो डैश की तरफ से ऐड हो सकता है। खैर एडिशन तो बाद में देखेंगे, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। कार्बन के साथ OH वाला पार्ट, सॉरी कार्बन के साथ कार्बन जिसके ऊपर OH जाएगा, उसके अलावा जिस कार्बन पे पीएच और CH3 था, इस पे H2O विद ऑक्सीजन 18 वाला पार्ट ऐड होगा। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। जिस कार्बन पे पीएच और CH3 है उस पे ऑक्सीजन 18 जाएगा। तो इस केस में जिस कार्बन पे पीएच और CH3 है उस पे ऑक्सीजन 18 गया, जिस कार्बन पे पीएच CH3 है उस पे ऑक्सीजन 18 गया। ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते थे। और इसमें एक चीज देख लो, पूरे कंपाउंड में एक ही कैरल सेंटर है। अगर एक कैरल सेंटर वाला पार्ट दे रखा है, इसका मतलब हम लोग दो कंपाउंड की बात कर सकते हैं। और रेस्माइलेशन वाला पार्ट 100% होगा, क्योंकि विथ इन्वर्जन नहीं, रेस्माइलेशन वाला पार्ट 100% होगा, क्योंकि इस कार्बन वाले पार्ट को हम लोग दोनों डायरेक्शन से, मतलब एक प्लेनर रिंग है तो ऊपर से और नीचे से दोनों डायरेक्शन से आराम से अप्रोच कर सकते थे। तो इसलिए इसमें इन्वर्जन बोलने का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं रहेगा। ऑप्शन बी वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक ठीक सवाल दे रखा है मेरे हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, जो भी है क्वेश्चन नंबर, यार इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह का सवाल क्लास नोट्स में कराया जाता है। SN2 रिएक्शन है, अगर SN2 है तो वर्ल्डन इन्वर्जन होगा। जिधर ब्रोमीन है उसके एंटी डायरेक्शन से CN आएगा। तो ब्रोमीन वाला पार्ट हम लोग के डेस्ट पे दे रखा, तो हम लोग का जो CN वाला पार्ट है वो आराम से सॉलिड पे डाल सकते हैं, और फ्लोरीन वाला पार्ट पहले से सॉलिड पे था। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए।
फ्लोरीन पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ब्रोमीन पे रिएक्शन होगा। बी ऑप्शन हटा दो, पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये किसका डाउट है? मेरा है सर। ओके, KOH SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन NH2 पे रिएक्शन नहीं करेगा, केवल ब्रोमीन पे रिएक्शन करेगा। अगर ब्रोमीन पे रिएक्शन करेगा तो सॉलिड की जगह पे डैश पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो पहले में NH2 सॉलिड पे है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ वहां पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं करा सकते, तो पहला ऑप्शन छोड़ दो। दूसरे ऑप्शन में डैश पे NH2 है लेकिन OH भी सॉलिड पे डाल रखा है, OH वाला, सॉरी यहाँ ब्रोमीन नहीं OH आएगा, OH वाला पार्ट डैश पे आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में, अच्छा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। ढंग से देखो, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है, हम लोग का ये प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा है, डैश वाले पार्ट पे NH2 है और डैश वाले पार्ट पे OH है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस कंपाउंड को इस एक्सिस के लॉन्ग फ्लिप कर दो, मतलब वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग फ्लिप कर दो। तो जब इसको फ्लिप करेंगे तो OH के अलॉन्ग अगर फ्लिप किए, मान लो इसके अलॉन्ग फ्लिप किए, तो उस केस में जो चीज राइट साइड में है ये घूम करके लेफ्ट साइड में जाएगा, और जो चीज डैश पे सॉलिड पे आ जाएगा। तो उस केस में OH भी सॉलिड पे आएगा, बाकी सारा का सारा चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड में पहुंच जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में पहुंचेगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में पहुंचेगा, और NH2 भी सॉलिड पे आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड आंसर होना चाहिए। सिंपल सवाल था, बनने लग सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेहनत करा दे रहा है भाई, इतना बड़ा सवाल है, सीधा सवाल खींच सकता है फोटो। उसके बाद कब का सवाल है? 2005 मेंस एम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एस्थेटिक सॉल्यूशन, कौन सा पार्ट में इसमें डाउट है? सब में डाउट है क्या? किसका डाउट है? तो बोल ही नहीं रहा। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा मुश्किल चीज तो नहीं है। जब हम लोग एक्वस C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br हटेगा और यहाँ पे OC2H5 आएगा, तो सवाल में H प्लस भी तो निकल के आएगा। जैसे C2H5OH में से हम लोग H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो जब H प्लस बाहर निकलेगा तो सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, तो ये चीज पहले वाले केस में आ गया। दूसरे वाले केस में जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वा C2H5OH, बेंजीन जो ब्रोमीन है इस पे रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मतलब बेंजीन वाले पार्ट में रेजोनेंस होने की वजह से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो रिएक्शन नहीं होगा तो सॉल्यूशन जैसा था पहले वैसे ही रहेगा, और पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन। थर्ड वाले केस को अगर लेके चले तो फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों का जो NO2 वाला पार्ट है, तो -N ग्रुप वाला पार्ट इस फ्लोरीन के पारा पोजीशन पे दे रखा। तो जब भी कभी कोई बेंजीन में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे -N ग्रुप होता है तो SNAR रिएक्शन हो सकता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो OH माइनस फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिएक्शन होगा। बट नीचे वाले केस में NO2 वाला पार्ट का -N ऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें तो इस केस में 3H2 पैलेडियम एंड चारकोल दे रखा, 3 मोल H2 पैलेडियम एंड चारकोल। तो ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि H2 के साथ पैलेडियम और चारकोल वाला पार्ट अगर दिया है तो 3 हाइड्रोजनेशन होगा। अगर 3 हाइड्रोजनेशन होगा तो शायद तुम लोग को कभी एक चीज बताया था, बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर हाइयर होता है एज कम्पेयर टू नेफ्थलीन एंथ्रासीन, और बोला था हाइड्रोजनेशन इस तरह का सवाल आ भी रखा है, तो इसमें देख के मालूम पड़ रहा है। अगर हम लोग बीच वाले बेंजीन रिंग का वो कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो उस केस में 3 बेंजीन यूनिट मिलेगा हम लोग को, तो तीनों ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कम्प्लीटली एरोमेटिक पार्ट है। बट अगर लेफ्ट वाले पार्ट का वो कराते हैं, मतलब किसी तीनों में से किसी बाहर वाले पार्ट का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाले पार्ट में हम लोगों का एंथ्रासीन टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में एंटी एरोमेटिक टाइप का भी स्ट्रक्चर है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर बना राइट साइड में, ये उतना स्टेबल नहीं है जितना कि पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए फर्स्ट वाला पार्ट ही बनेगा। उसके बाद कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 वाले पार्ट को अगर लेके चले तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए भाई, अगर
हैलोजन होता है और नाइट्रोसो ग्रुप होता है। तो ऑल्दो ये दोनों डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं लेकिन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसीलिए नाइट्रेशन को ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे कराएगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर NO2 होता तो मेटा डायरेक्टिंग है -m, मतलब मेटा पोजीशन वाले पार्ट पे आराम से नाइट्रेशन करा सकता है, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में चलिए, तो ऊपर एक्सप्लेन किया है, शायद से रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो ठीक है, छोड़ो इसको। सब फोटो ऐसे खींच रखा है भाई, क्या है, मेहनत करवा रहा है एक्स्ट्रा। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में compound with something something दे रखा है, reacted with aqueous acetone, it gives the following product। aqueous acetone, aqueous acetone, ठीक है, SN1 रिएक्शन वाले पार्ट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि टर्म यहाँ पे aqueous दे रखा है, तो अगर aqueous दे रखा है तो हम लोग SN1 रिएक्शन यूज कर सकते हैं। Cl हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट में हम लोग आराम से पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि OCH3 का प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा। और उसके बाद वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट है और फिनाइल शिफ्ट है। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का होता है, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जिस बेंजीन में OCH3 है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पे हम लोग OH ग्रुप का एडिशन आराम से करा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सवाल ने पूछा क्या है, गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स पूछा है, तो अगर प्रोडक्ट्स पूछा है तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज बना वहां से ही माइनर प्रोडक्ट निकल के आएगा, पहला ऑप्शन में निकल के आना चाहिए। लेकिन NO2 वाले साइड में कभी भी रियल में नहीं हो पाएगा, तो K&L प्रोडक्ट बनना चाहिए। K&L ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि माइनर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें, इसमें कौन सा डाउट है भाई? दो सवाल दे रखा। तो दोनों ही है। अच्छा, दोनों ही है, तो भी अलग अलग करके देना ज्यादा बेटर होगा। The solubility of a buffer solution, the solubility of FeOH twice in a buffer solution of pH is equal to 4 is 4.32 into 10 to the power minus 2 moles per liter, ठीक है। Solubility दे रखा, how many times is the solubility greater than its solubility in pure water? प्योर वाटर में और हाइड्रोलिसिस को मना करते हुए चल रहा है, इग्नोर द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe3+ आयन, ऐसा बोला है। 4.32 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 0.4 इज इक्वल टू 6.83 का सवाल दे रखा है भाई। सॉलिबिलिटी बफर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अगर बफर सॉल्यूशन में निकालेंगे तो ठीक है, जैसे सवाल में ऐसा दे रखा, pH इज इक्वल टू 4 है, तो अगर pH इज इक्वल टू 4 है तो pH इज इक्वल टू 10 होगा। इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन आराम से 10 टू द पावर -10 मोलर लेके चल सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद अगर हम लोग FeOH होल प्राइस का सॉलिबिलिटी कंसीडर करें, अगर हम लोग FeOH होल प्राइस का सॉलिबिलिटी कंसीडर करें इक्वेशन में, तो Fe3+ प्लस 3OH माइनस लिख सकते हैं। तो इस केस में जैसे अगर एज पर कंसीडरेशन में सॉलिबिलिटी तो बहुत हाई दे रखा, मोल्स पर लीटर, तो अगर सॉलिबिलिटी बहुत हाई है, मान के चलते कि S पार्ट सॉल्युबल है, तो S बनेगा और यहाँ 3S बनेगा। और उसके अलावा OH माइनस का कंसंट्रेशन से जो बाहर से आया है वो भी कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन लेने का तो ज्यादा कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो चलो ठीक है, लेकर के देख लेते हैं। S इंटू 3S प्लस OH माइनस, बट सॉलिबिलिटी बहुत हाई है, दूसरे वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरे वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो फर्क पड़ेगा क्या? इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 4, सॉलिबिलिटी बहुत हाई है, तो ये OH माइनस का ज्यादा हम लोगों को फायदा नहीं है। एक चीज का बस फायदा दिख रहा है कि अगर हम लोगों का सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर आराम से H+ देगा
और उस H प्लस वाले पार्ट के साथ OH माइनस रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगा। ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, वही एक पॉसिबिलिटी निकल के आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। कंसिडरेशन एक ये लेके चल सकते हैं कि मान लेते हैं सॉलिबिलिटी S के बराबर है, तो यहाँ से S और 3S, इसका मतलब जो KSP है दैट मस्ट बी इक्वल टू 3S का होल क्यूब, मतलब 27S क्यूब इंटू S, 27S पर पावर 4। ये अपना नॉर्मली सॉलिबिलिटी निकल के आना चाहिए, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा KSP तो सवाल में दिया नहीं है, केवल सॉलिबिलिटी दे रखा है। और हम लोग का OH माइनस का कंसंट्रेशन टाइम के साथ खत्म होता चला ही जाएगा। ठीक है, जितना OH माइनस बनेगा वो सारा का सारा OH माइनस वैसे भी खत्म होना ही होना है, क्योंकि हम लोग का बफर वाला पार्ट दे रखा है जिसका pH 4 के बराबर है। तो बफर का pH अगर 4 के बराबर है, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ के बराबर होगा। तो अगर हम लोग OH माइनस डालेंगे तो ये आराम से नीचे वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके नेग्लिजिबली खत्म होना चाहिए। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। OH माइनस 3S के बराबर था, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग H प्लस के साथ करें तो H2O बनेगा, मतलब ये पार्ट खत्म होगा। अगर OH माइनस खत्म हुआ तो रिएक्शन और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्शन अगर और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो OH माइनस तब तक रिएक्शन करेगा जब तक नेग्लिजिबली स्मॉल ना हो जाए। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो OH माइनस तब तक रिएक्शन में मूव करते ही जाएगा जब तक ये नेग्लिजिबली स्मॉल ना हो जाए, और नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा तो इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है। चलो ध्यान दो, एक्सप्लेन करें इस चीज को। सबसे पहला पार्ट, एक तो FeOH होल थ्राइस है, तो डिसोसिएट करके Fe3 प्लस और 3OH माइनस बनाएगा। तो एक चीज बोल सकते हैं हम लोग कि सवाल में हम लोग के पास OH माइनस मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। बट अगर इसी कंपाउंड को हम लोग एक बफर में डालेंगे तो बफर वाला पार्ट एसिडिक दे रखा है, क्योंकि pH इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अगर बफर में डालेंगे तो OH माइनस जो यहाँ बन रहा है वो OH माइनस वाला पार्ट आराम से उस बफर सॉल्यूशन वाले पार्ट के H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो कितना भी बेस आ जाए वो सारा का सारा पार्ट H प्लस के साथ न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा। तब तक नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा जब तक कि सॉल्यूशन के OH माइनस के बराबर, मतलब होता है ना कि pH इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ OH माइनस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। pH अगर 4 के बराबर है मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 होगा, और OH माइनस वाले पार्ट का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 के बराबर होगा। तो रिएक्शन तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब तक कि OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 के बराबर ना हो जाए। मतलब जैसे ही OH माइनस बढ़ेगा फिर H प्लस कंबाइन करेगा उसको। H प्लस जैसे ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया, मतलब OH माइनस जैसे ही खत्म हुआ, तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब तक OH माइनस वाला पार्ट 10⁻⁻10 के बराबर नहीं आएगा तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग KSP लिखे तो KSP इज इक्वल टू Fe3 प्लस से कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस से कंसंट्रेशन का होल क्यूब, और Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन अपना फाइनल सॉलिबिलिटी S के बराबर है, S इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 का होल क्यूब। और सवाल में सॉलिबिलिटी दे रखा है यहाँ पे, बहुत ही हाई सॉलिबिलिटी होना भी चाहिए, 4.32 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर। तो KSP इज इक्वल टू 4.32 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ 10⁻⁻30, मतलब 10⁻32 लेके चल सकते हैं। ये तो अपना KSP निकल के आ गया। अब सवाल में ये पूछा है कि अगर हम लोग इसी सवाल को, मतलब इसी हाउ मेनी टाइम्स दिस सॉलिबिलिटी ग्रेटर देन इट्स सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी कितना होगा उससे हम लोग को रेशियो निकालना है। तो अगर KSP मालूम है तो हम लिख सकते हैं Fe3 प्लस डिसोसिएट करके, तो सर FeOH होल थ्राइस डिसोसिएट करके Fe3 प्लस बनाएगा और साथ ही साथ 3 OH माइनस बनाएगा। तो नॉर्मल सॉलिबिलिटी S S अब 3S, इसका मतलब KSP इज इक्वल टू, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 27S पर पावर 4,
जो कि दे रखा है 4.32 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो यहाँ से जो s वाला पार्ट है ये अगर कैलकुलेट करें तो 4.32 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10⁻³ इसका फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। अच्छा, शायद ऐसा ही कुछ वैल्यू दे रखा था, 4.32 डिवाइडेड बाई कुछ वैल्यू निकल के आएगा वहां से। तो उस केस में जैसे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ये तो अभी सॉलिबिलिटी निकल के आया, बट सवाल में सॉलिबिलिटी निकालने नहीं बोला है, पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द सॉलिबिलिटी इज ग्रेटर। यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज दिस सॉलिबिलिटी ग्रेटर देन द सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर। मतलब अभी जो सॉलिबिलिटी है 4.32, ये कितना गुना बड़ा है वाटर के सॉलिबिलिटी वाले पार्ट से। तो यहाँ लिख सकते हैं वाटर का सॉलिबिलिटी एस के बराबर आया, और हम लोग का पहले सॉलिबिलिटी S1 वाला पार्ट दे रखा था 4.32 इंटू 10⁻² के बराबर। तो हम लोग ये डिवाइडेड बाई वाटर का सॉलिबिलिटी मतलब फोर्थ रूट ऑफ 4.32 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10⁻²2 इस टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ट्राई करके देखना, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यार बहुत बड़ा सवाल है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो एक काम करते हैं, एक ऊपर वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, हम ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। बाकी दे रखा है सवाल प्रेसिपिटेशन का, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन वाले पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है और कितना क्वेश्चन बाकी है, बहुत क्वेश्चन है जी। चलो एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक अभी डिस्कशन हुआ ये तो ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए इन सब का हम एक वीडियो के साथ सॉल्यूशन बना करके, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके हम तुम्हारे ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि उस चीज को देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास इतने पे एंड कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ है ये तुम्हारे ग्रुप में डाल दे रहे हैं, जो भी इसका पीडीएफ का सॉल्यूशन वाला पार्ट है जो देखना है उसको देख लेना। जिस पार्ट में हिंट दिए थे और बोले थे बाकी पार्ट को सॉल्व करने के लिए, उन सबको सॉल्व भी कर लेना। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखते काम करना है। एक सेकंड जाओ।